नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम अगस्त 2023 का जो लास्ट पोर्शन है क्रोनोलॉजी का, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम अद्यतन सामान्य ज्ञान या जिसको आप मिसलेनियस जो जीके होता है उस वो भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय नियुक्तियों से। राष्ट्रीय नियुक्तियों नियुक्तियों में आप देखिए यहाँ पर कि जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। तो 2 नए जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के बाद में अब जो टोटल न्यायाधीश हैं उनकी संख्या हो गई है 33। और वैसे अगर हम देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल न्यायाधीश होते हैं 34। 1 प्लस 33, 1 प्लस 33 मतलब एक तो होता है सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 33 अन्य जजेस होते हैं। तो अब जो है जो ये 2 नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसके बाद में अब टोटल जो जजेस हैं उनकी संख्या हो गई है 33, यानी कि अब एक पद ही जो है यहाँ पर जो है वो रिक्त है। ठीक है? तो अब देखिए किन-किन यहाँ पर नियुक्ति की गई है। तो तेलंगाना के जो मुख्य न्यायाधीश है उज्ज्वल भुइया उनको, और केरल के जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं एस वेंकट नारायण भट्टी, इनका जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अंदर किया गया है। तो इन 2 के नाम आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो मैंने कट लगा रखे हैं इनमें, तो ये किसी काम की नहीं है। आपके आरएएस प्रीलिम्स के अंदर इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको कट किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा अपॉइंटमेंट है वहाँ पर। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखिए एनजीटी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अब ये भी अध्यक्ष नहीं है, ये कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनका नाम है शिव कुमार सिंह। तो शिव कुमार सिंह जो है इनको एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आपको पता है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है इसकी स्थापना 2010 के अंदर की गई थी, जिसके के अंदर जितने भी पर्यावरण जो के से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, उनको जल्दी उनका निपटान करने के लिए उनको उसके लिए ये अलग से जो है न्यायालय 2010 के अंदर बनाया गया था। तो ये हमको थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए एनजीटी के बारे में। और इसके जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो कौन है? शिव कुमार सिंह है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर इसके बारे में हम देखें तो एनजीटी जो है इसमें जो पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम था आदर्श कुमार गोयल, उनका स्थान जो है शिव कुमार सिंह ने लिया है। विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत विश्व का तीसरा देश है, यानी कि पर्यावरण एनवायरनमेंट से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनके लिए अलग से एक ट्रिब्यूनल बनाने वाला भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद विश्व का तीसरा जो है वो देश में आता है। और देखिए यहाँ पर कि जो एनजीटी है उसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, यानी कि रीजनल ऑफिसेज हैं। एक दिल्ली में है, एक भोपाल में, एक पुणे, कोलकाता और चेन्नई के अंदर है। तो ये भी अगर आपको ध्यान रहे तो ठीक रहेगा। और दिल्ली के अंदर जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। तो ये चीज़ है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता को पुनर्नियुक्ति मिली है। तो आप जानते हैं कि संविधान के अनुसार जो केंद्र सरकार का जो वकील होता है वो अटॉर्नी जनरल कहलाता है, और उसके नीचे जो कार्य करते हैं वो सॉलिसिटर जनरल कहलाते हैं। तो संविधान के अनुसार सॉलिसिटर जनरल का जो कार्य है वो केंद्र सरकार को देश के सभी कानूनी मुद्दे जो होते हैं, लॉ के जो मुद्दे होते हैं उसके ऊपर जो है वो सलाह देना होता है। इसी प्रकार का एक जो ऑफिस होता है वो होता है एडवोकेट जनरल, जो कि स्टेट्स के अंदर होता है। ठीक है? तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही ध्यान रखिएगा, तुषार मेहता जो है वो सॉलिसिटर जनरल अब इसमें बनाए गए हैं। और सॉलिसिटर जनरल कोई एक नहीं होता, काफ़ी सारे होते हैं, तो नाम याद रहे तो ठीक है। बाकी इनके बारे में आपको पॉलिटी के अंदर देखने को मिलेगा, तो आप जो संवैधानिक प्रावधान है उसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए के राजारमन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण जो है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने आईएफएससी के बारे में सुना होगा, जो इंटरनेशनल फाइनेंस स्टेट कोऑपरेशन है। गिफ्ट सिटी के बारे में सुना होगा, जिस पे यूपीएससी ने 2015 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। मसाला बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा। तो ये सब चीज़ें जो है, ये जो आईएफएससी है ये क्या करता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय जो लेन-देन होता है उससे संबंधित कार्य इसका होता है। तो इसमें जो एक इसकी वित्तीय सेवा प्राधिकरण जो अलग से बनाया गया है, उसका अध्यक्ष इसमें अभी के राजारमन को नियुक्त किया गया है। तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे, और बाकी जो है यहाँ पर जो फैक्ट वाला जो पोर्शन है उस पे चलते हैं। अब देखिए आईएफएससीए की स्थापना अप्रैल 2020 के अंदर एक अधिनियम ला करके 2019 में अधिनियम ला करके की गई है। इसका जो मुख्यालय होगा वो गांधीनगर की जो गिफ्ट सिटी है वो मैंने आपको बताया था, वहाँ पर है। आईएफएससीए भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय जो सेवाएं हैं और जो वित्तीय संस्थान है उनके विकास और विनियमन के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण के रूप में जो है वो कार्य करेगा। एक यूनिट के फॉर्म में जो है आईएफएससीए जो है वो कार्य करेगा। तो आईएफएससी जो गिफ्ट सिटी है, जो वित्तीय सेवा केंद्र है वहाँ पर, तो उसके अंदर ही आईएफएससीए जो है वो एक इंस्टीट्यूशन के रूप में जो है वो कार्य करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसके ऊपर। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है वो है जो भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति कहाँ-कहाँ पे हुई है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये प्रीति अगलायम। तो ये देखिए कि आपने पढ़ा होगा पिछले वाली मैगज़ीन में कि हमारे यहाँ पर जुलाई वाली जब हमने पढ़ी पढ़ी थी मैगज़ीन, तो वहाँ पर ये था कि आईआईटी जो मद्रास है
वो तंजानिया के अंदर अपना कैंपस जो है वो खोलने वाली है। उसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो आईआईटी मद्रास का पहले तो आप नाम ध्यान रखिएगा कि आईआईटी मद्रास जो है वो अपना कैंपस तंजानिया के ज़ंज़ीबार के अंदर जो है वो ओपन करेगी। अब वहाँ पर जो है आईआईटी मद्रास की जो पूर्व छात्रा रही हैं प्रीति अलगयाम, उनको जो है यहाँ पर पहले विदेशी कैंपस की निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो प्रीति अगलायम का नाम ध्यान रखिएगा। और आईआईटी मद्रास जो है वो अपना कैंपस कहाँ खोलेगी, तो तंजानिया के ज़ंज़ीबार में जो है वो अपना कैंपस खोलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों पर। तो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में जो ये नियुक्ति है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि शेख तलाल फहद अल सबाह ये एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो एशिया ओलंपिक परिषद जो है वो एशिया के अंदर जो है वो सर्वोच्च खेलों की संस्था मानी जाती है। तो यहाँ पर जो है अभी जो ये शेख तलाल हैं इनको यहाँ पर इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बस इसमें इतनी बात जानने योग्य है, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है वहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इस्तीफा पद और त्यागपत्र या सेवानिवृत्ति जो भी है, तो यहाँ पर देखिए हर्ष चौहान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद से इन्होंने जो है वो त्यागपत्र या इस्तीफा दिया है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है किसने इस्तीफा दिया। यहाँ देखिए कि जो एन नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन होगा ये, ठीक है। तो ये जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है, इसकी स्थापना का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये आर्टिकल 338 के तहत बना हुआ है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है, थोड़ा ये ध्यान रखना है हमको कि ये जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है वो आर्टिकल 338 के तहत बना हुआ है। पहले आर्टिकल जो 338 हुआ करता था उसी के अंतर्गत ही आता था, लेकिन बाद में इसका बाइफिकेशन किया गया और 89th जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 का, उसके तहत जो है आर्टिकल 338 के तहत जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। बस इतना ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। फिर देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है सर्वाधिक लंबे कार्यकाल के जो अभी चीफ मिनिस्टर हुए हैं उसका एक रिकॉर्ड देखा गया है। तो उसको लेकर के यहाँ बॉक्स देखना है आपको। तो बॉक्स में आप देखिए कि जो पवन कुमार चामलिंग है ये सिक्किम के हैं और अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल का जो चीफ मिनिस्टर है वो यही रहे हैं। 24 साल और 167 दिन जो है वो इन्होंने जो है इनका रूलिंग पीरियड रहा है, या जिसको कहें इनका टेन्योर रहा है एक तरीके से। दूसरे हैं नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के हैं और तीसरे हैं ज्योति बसु। इन सबका टाइम पीरियड आपको नहीं ध्यान रखना है, ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट में है पवन कुमार चामलिंग जो कि सिक्किम से हैं, दूसरे नवीन पटनायक और तीसरे हैं ज्योति बसु। तो पवन कुमार चामलिंग कहाँ से, सिक्किम से, और नवीन पटनायक आपको पता है उड़ीसा के हैं, और ज्योति बसु कहाँ के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं। बस इतना इसमें जो है वो काम की बात थी। फिर देखिए जो यहाँ पर एक ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट बात है कि अमित कुमार नेगी जो हिमाचल प्रदेश के हैं, एक पर्वतारोही है, माउंटेनियर हैं, और इन्होंने जो है ईरान की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है दामावंद, ये ध्यान रखिएगा, दामावंद सबसे ऊंची चोटी है, उसको फतेह किया है इन्होंने। तो ये आपको नाम भी ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश से हैं, दामावंद नाम की जो ईरान की सबसे ऊंची चोटी है इसको इन्होंने फतेह किया है। तो ये चोटी का नाम जो है आप ध्यान रखिएगा कहाँ पर है ये स्थान। फिर देखिए निधन के अंदर जो केरला के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे उमान चांडी, तो उनका आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर देखिए नंबूथिरी ये कौन है, तो क्योंकि देखिए कई बार है ना ऐसा मेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है पर्सन इन न्यूज़ के नाम पर, और प्रीलिम्स में भी आ ही जाता है कि वो पूछ लेते हैं, अटपटे से क्वेश्चन पूछते हैं, तो पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, तो हम इनका नाम देख लेते हैं। नंबूथिरी जो है केरल के प्रसिद्ध चित्रकार और ये मूर्तिकार हैं, और रेखा कला के लिए प्रसिद्ध नंबूथिरी ने थकाजी शिव शंकर पिल्लई, एम.टी. वासुदेव नायर और इनके साथ में मलयालम लेखकों का चित्रण जो है वो किया है। तो ये थोड़ा सा नाम ध्यान रखिएगा कि ये चित्रकार हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है और तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। फिर देखिए दिवस और सप्ताह में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जिसको कि 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार का जो इनका थीम था वो था कोऑपरेटिव्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर यहाँ पर देखिए कि 11 जुलाई जो है उसको विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वो थी लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, दुनिया की अनंत अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज़ को ऊपर उठाना। फिर देखिए 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान की बाल एवं महिला अधिकार कार्यकर्त्री जो मलाला यूसुफजई है उनके जन्म दिवस को इस रूप में घोषित किया था। और फिर देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है 26 जुलाई जो है वो करगिल विजय दिवस के रूप में मनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन विजय चलाया गया था। फिर जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में देख लीजिएगा। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है।
सो यही इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ें थी। फिर यहाँ देखिए कि जो नाबार्ड है, विभिन्न संस्थाओं की स्थापना वाले पोर्शन में देखिए, जो नाबार्ड है उसकी स्थापना 1982 में की गई और ये जो है रूरल डेवलपमेंट के लिए जो है फंडिंग का कार्य करता है, ये आप जानते ही हैं। फिर कुछ पोर्टल्स और ऐप हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ई सरस क्या है सबसे पहला? अब देखिए इसके अंदर जो ई सरस पोर्टल है, ये स्वयं सहायता समूह जो होती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो महिलाएं होती हैं, उनके जो उत्पाद होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके विपणन को मजबूत करने के लिए, उनकी मार्केटिंग को मजबूत करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो है दीनदयाल उपाध्याय जो अंत्योदय योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है उसके द्वारा ई सरस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इसका जो आप जो है मुख्यतः बात ध्यान रखिएगा, ई सरस का जो लेना देना है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से है। ठीक है? और सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में अगर कोई भी चीज़ आती है तो आप उसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में महिला मुद्दा जो है वो पूछे जाते हैं महिलाओं के ऊपर। तो उसके ऊपर प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन बनता है, मेंस में भी बनता है। तो ई सरस पोर्टल के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसको दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो है वो लॉन्च किया गया है। इसमें क्या करेंगे, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होती हैं, महिलाओं के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनका विपणन या ऑनलाइन तरीके से उनका विपणन जो है मार्केटिंग की जाएगी। फिर देखिए ई सरस पूर्ति केंद्र का प्रबंधन तो फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन्स और टाटा ट्रस्ट द्वारा जो है संयुक्त रूप से गठित एक गैर लाभकारी जो कंपनी है, वो है ई सरस पूर्ति केंद्र। तो इसका प्रबंधन जो है वो ई सरस पूर्ति केंद्र के द्वारा किया जाएगा। बस इतनी ही बातें इसमें काम की है। फिर नेक्स्ट देखिए हेली सेवा मोबाइल एप्लीकेशन। तो मध्य प्रदेश के खुजराहो में हेली शिखर सम्मेलन जो है वो किया गया है और इसके दौरान जो है हेली सेवा ऐप जो है उसको लॉन्च किया गया है। तो इससे क्या होगा कि जो हेलीकॉप्टर ऑपरेटर हैं और जो जिला अधिकारी हैं उनके बीच में एक परिवेश तैयार करने के लिए एक साझा प्लेटफॉर्म जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो हेली से आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हेलीकॉप्टर या उड्डयन से संबंधित ये एप्लीकेशन है और इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी वहाँ पर ही जो है ये इसको लेकर के एक समिट का भी आयोजन किया गया था, तो इसीलिए इस ऐप को भी वहीं पर लॉन्च किया गया है। फिर कुछ चर्चित पुस्तकें देख लेते हैं इसमें क्या काम की है। तो यहाँ देखिए कृष्णा द सेवेंथ सेंस, ये ए के भट्टाचार्य की पुस्तक है। और इंडिया राइजिंग मेमोर ऑफ अ साइंटिस्ट, तो डॉक्टर आर चिदम्बरम एवं डॉक्टर सुरेश गंगोत्रा की ये पुस्तक है। वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट, ये अभिषेक चौधरी की है। और सुधा पाई और सज्जन कुमार की एक पुस्तक है, माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। और फिर है द इम्पोर्टेंस ऑफ शिंजो आबे इंडिया जापान एंड द इंडो पैसिफिक, ये सुधा पाई और सज्जन कुमार की पुस्तक है, ऊपर जो लिखा है। अच्छा, एक ही बुक इसमें लिखी हुई है, दोनों ने एक ही बुक लिखी है क्या? फिर देखिए नेक्स्ट है स्टोरीज ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट पैरा स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव्स, ये जो है स्वप्निल पांडे की है। देखिए बेसिकली ये जो बुक्स वाला पोर्शन होता है, इसमें जब तक कोई किसी चर्चित व्यक्ति की किताब ना हो, किसी पॉलिटिशियन की या मान लीजिए किसी भी बड़े नेता की या किसी भी बड़े लेखक की किताब ना हो, तब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। और बाकी ये जो है ये बैंकिंग वाली जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बैंकिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके सारे नाम अगर पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी आरएस के लिए इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ है नहीं। फिर देखिए सम्मेलनों के ऊपर हम आते हैं, कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर। तो यहाँ पर एक जो है, हाँ, भारत ने ब्राज़ील को सौंपी G20 स्टार्टअप की मशाल। तो आप देखिए कि अभी G20 का जो भारत मंडपम के अंदर जो है इतने सारे फंक्शंस जो है आयोजित किए गए। तो आपको पता है कि 2024 जो है वो अब 2024 की अध्यक्षता जो है वो ब्राज़ील को दी गई है। इंडोनेशिया से ली गई थी भारत ने, और 2023 की, और 2023 का भारत ने खुद ने किया इसका आयोजन, और 2024 का कौन करेगा? तो ब्राज़ील जो है वो इसका आयोजन करेगा। तो इसका न्यूज़पेपर में भी काफ़ी सारा जो है वो आया था, हमने देखा था। तो ये ध्यान रखिएगा कि G20 की जो 2024 की बैठक है, अब तो खैर ये G21 हो गया है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो अब ये कितना ज़्यादा चर्चा में है ना कि हाँ, जो क्वेश्चंस है वो इसमें अब नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि G24 की जो बैठक है वो कहाँ पर आयोजित की जाएगी, सॉरी 2024 की जो बैठक है वो कहाँ पर G20 की आयोजित की जाएगी, तो ब्राज़ील के अंदर जो है इसको आयोजित किया जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट जो है, हाँ, ये मैं आपको बता रही थी कि 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमानन शिखर सम्मेलन जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित किया गया। और आप देखेंगे कि जो अभी हमने हेली सेवा मोबाइल एप्लीकेशन पढ़ा था, ये भी जो है वहाँ पर ही जो है वो लॉन्च किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, हाँ, G20 शेरपा की जो तीसरी बैठक है वो हम्पी कर्नाटका के अंदर जो है वो आयोजित की गई थी।
ये थोड़ा-सा देखने वाली है। तो शेरपा का मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मतलब होता है वो कुछ नहीं है कि जो क्या कहते हैं जो एजेंडा जो रखते हैं, जो पॉलिटिकल जो व्यक्ति होते हैं, जो एजेंडा रखते हैं, जिनको अपॉइंट किया गया है, तो उन्हीं को शेरपा कहा जाता है G20 के अंदर। तो हमारे जो शेरपा हैं वो अमिताभ कांत हैं, ये थोड़ा हमको ध्यान रखना है इनके बारे में। और हम्पी के बारे में आप जानते ही हैं, जो कृष्णदेवराय विजयनगर एम्पायर के टाइम से ये जो है एक एंशिएंट सिटी है, इसको यूनेस्को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर भी शामिल किया है। तुंगभद्रा जो नदी है उसके तट के किनारे ये जो हम्पी है वो बसा हुआ है। और देखिए यहाँ पर जो अर्बन 20 है, जो U20 है, इसकी मेयरल शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया है, तो ये गांधीनगर और अहमदाबाद जो गुजरात है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा जो है देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिस पे कि कोई क्वेश्चन बन सकता हो, तो ये यहाँ पर आप स्किप कर सकते हैं। अब हम चलेंगे डायरेक्टली यहाँ पर जो समझौते कुछ हुए हैं उनके ऊपर। अब देखिए नाडा और इंडिया और साराडो के मध्य जो है वो समझौता किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में डोप रोधी संगठन जो है, साउथ एशिया जो डोप रोधी संगठन है उसके साथ में जो है ये समझौता ज्ञापन किया गया है। तो हमारी जो नाडा है यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है, उसने खेलों में डोप रोधी कार्यों के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोप रोधी संगठन के साथ में MOU जो है उस पर साइन किया है। तो सराडो में बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका के डोप रोधी संगठन जो है वो शामिल है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए ऑपरेशन के बारे में, नोमैडिक एलिफेंट जो ऑपरेशन है ये किसके बीच में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि भारत और मंगोलिया, भारत का और किसके साथ में ये जो है सैन्य अभ्यास हुआ है, तो नोमैडिक एलिफेंट भारत का मंगोलिया के साथ में किया गया है। और इसको जो है 2019 में स्टार्ट किया गया था। और अभी वाला जो आयोजन है ये मंगोलिया के उलान बटोर जो वहाँ की राजधानी है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, ये क्या है, तो ये भारतीय नौसेना ने अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, सेशल्स के साथ के रक्षा बलों व नौसेनाओं के साथ में सेशल्स में जो है इसका आयोजन किया है। तो सेशल्स अगर आप देखेंगे तो इंडियन ओशन के अंदर सेशल्स जो है आपका आइलैंड दिखाई देगा। तो ये जो सदर्न रेडीनेस जो है ये ब्रिटेन, अमेरिका, इटली के साथ में ये रक्षा सेना अभ्यास था। और ये कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, तो सेशल्स के अंदर इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, सुरक्षा बढ़ाएंगे, स्वतंत्रता सुनिश्चित करेंगे और समुद्री जो डकैती है उसका मुकाबला करेंगे। भारत की तरफ से यहाँ पर INS जो सुनैना है उसने जो वेसल है, वेसल यानी कि जो जहाज है, उसने पार्टिसिपेट किया था। फिर देखिए जापान और भारत के बीच में जो द्विपक्षीय अभ्यास है जिसका नाम है जिमेक्स, तो ये भारत और जापान के बीच में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए ऑपरेशन त्रिनेत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम पहले वैसे पढ़ चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में जो आतंकवादी जो छुपे हुए हैं उनके मतलब उनका सफाया करने के लिए पुलिस और जो सेना है उन दोनों का संयुक्त तलाशी अभियान है जिसका नाम है ऑपरेशन त्रिनेत्र। फिर देखिए अभ्यास साल्वेक्स, तो ये जो है भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास साल्वेक्स का आयोजन किया गया है। यानी कि ये जो साल्वेक्स अभ्यास है किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और जो अमेरिका है उसके बीच में ये अभ्यास किया जाता है। अब देखिए नीचे आपको दिखेगा कि भारत और अमेरिका और कौन से अभ्यास में जो है सम्मिलित होते हैं। तो एक तो है मालाबार अभ्यास, जो कि हम कई बार पढ़ चुके हैं। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है वो उनका चतुर्भुज जो है वो इसके अंदर शामिल है। फिर है यहाँ पर एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प, ये भी एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है जो कि भारत और अमेरिका के साथ होता है। फिर एक युद्धाभ्यास नाम से ही, जो कि एक सैन्य अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच में। फिर देखिए भारत और अमेरिका के बीच में एक और अभ्यास हुआ है यहाँ पर जिसका नाम है ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी इन दो देशों के साथ में ही जो है वो इन दोनों देशों ने ही मिल करके जो है आयोजित किया है। फिर कुछ योजनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो कैनबिस मेडिसिन योजना, कैनबिस आप जानते हैं कैनबिस भांग को कहते हैं, तो उससे कई सारी मेडिसिन बनती है जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़ और मिर्गी के लिए जो है वो दवाइयाँ बनाई जाती है। तो इसके लिए जो है कैनबिस मेडिसिन की पहली परियोजना जम्मू में स्थापित की गई है। और इसका उद्देश्य है कैनबिस की जो औषधीय क्षमता है उसका पता लगाना और न्यूरोपैथी या कैंसर या मिर्गी जैसे जो रोग हैं उसके अंदर इसको जो है वो यूज़ करना। तो आपको पता है कि इसका जो कमर्शियल जो यूज़ है वो विदाउट गवर्नमेंट परमिशन के नहीं होता है, तो इसीलिए इसके लिए परियोजना लाई गई है। फिर देखिए नेक्स्ट है मो जंगल जामी योजना। ये योजना जो है वो उड़ीसा सरकार की है और इसका उद्देश्य है जिलों में आदिवासियों और वनवासियों के बीच वनों के अधिकारों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये योजना कहाँ की है। मो जंगल जामी योजना जंगल से संबंधित है और उड़ीसा सरकार की ये योजना है।
अब चलते हैं विविध में। तो देखिए भारत का प्रथम जो है वो चैटबॉट लॉन्च हुआ है जिसका नाम है टेलीमानस। तो टेलीमानस अगर आपसे पूछ ले तो ये भारत का प्रथम क्या है, चैटबॉट है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे जो उपराज्यपाल है उन्होंने जम्मू कश्मीर में भारत का पहला मानस चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया है, ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है। यह पहल स्वास्थ्य परामर्शदाताओं, नैदानिक मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिकों और सलाहकारों को 24 घंटे की सेवाएँ जो है वो सुनिश्चित करेगा। और ये द्विस्तरीय प्रणाली है, हालाँकि इसके बारे में इतना नहीं जानना है, बस आप ये ध्यान रखिएगा, इसका लॉन्च कहाँ से किया है, जम्मू से किया है और ये क्या है, चैटबॉट है और टेलीमानस इसका नाम है, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये देखिए एक तूफ़ान है जिसका नाम है तालीम, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसको कि 1 मिनट, हाँ, ये ट्रॉपिकल जो है वो चक्रवात है जिसको कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं। और इसका नाम क्या है, तालीम है। ये दक्षिणी चीन के ग्वांगडोंग प्रांत और वियतनाम के तट पर जो है वहाँ पर ये जो है तूफ़ान आया था। तो ये ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में चक्रवात तालीम जो है वो सुर्खियों में था और ये किस क्षेत्र के अंदर इसको जो है तूफ़ान ने प्रभावित किया है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है चाइना का ग्वांगडोंग और जो वियतनाम का जो तट है वहाँ पर जो है ये इसने इफ़ेक्ट किया था। और ये है क्या नाम है, बाइबू की जो खाड़ी है वहाँ पर ये जो है वो तूफ़ान चला था। फिर देखिए हम जो वन लाइनर है वो देख लेते हैं। तो वन लाइनर में सबसे पहला है, ओमान की खाड़ी में चाइना, रशिया और ईरान के द्वारा कौन-सा जो है वो अभ्यास किया गया? तो ये जो है सुरक्षा बॉन्ड नाम का अभ्यास था। इसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए तरंग शक्ति क्या है? तो भारतीय वायुसेना इस वर्ष जो है अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास की मेज़बानी करेगा और इसी का नाम है तरंग शक्ति। तो तरंग शक्ति किससे संबंधित है? हवाई जो वायुसेना का जो अभ्यास है उससे संबंधित है। सागर निधि, सागर निधि क्या है? महासागर अनुसंधान पोत है। पोत यानी कि वेसल है, जहाज है जिसका नाम है सागर निधि। फिर देखिए नेक्स्ट जो है वो है ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, ये हमने पढ़ा ही था अभी। तो आईएनएस सुनैना ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ये हमने अभी पढ़ा है पीछे। फिर देखिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा गेहूं की कौन सी नई किस्म सफलतापूर्वक विकसित की गई है जिसका उच्च स्तर का एमाइलेज स्टार्च होता है, जो टाइप 2 का जो मधुमेह होता है, डायबिटीज़ होता है, उसके खतरे को कम करने के लिए जाना जाता है। तो इसका नाम है PBWRS1। तो अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि हाल ही में चर्चा में रहा PWRS1 क्या है, सैटेलाइट है, कोई ग्रह है, क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि गेहूं की एक जो है वो नई किस्म है। फिर नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पर जो है हम्म पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर और बेलॉन डी के अवार्ड पाने वाले स्पेन के एकमात्र फुटबॉलर जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, इनका नाम क्या है? तो लुइस सुआरेज इनका नाम है। तो पूछ ले कि ये कौन से किस से खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से ये संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए G20 के देशों में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ, जिसमें भारत इंडोनेशिया आर्थिक वित्तीय संवाद की भी शुरुआत की गई है। तो ये गांधीनगर में किया हुआ है, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए G20 सम्मेलन के तहत साइंस 20 बैठक को कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ईशा योग सेंटर के अंदर इसको कोयम्बटूर में जो है आयोजित किया जाएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 24 जुलाई 2023 को किसे फिर से राष्ट्रीय महिला टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो थॉमस डेनर भी स्वीडन के जो हैं वो दोबारा से महिलाओं के जो फुटबॉल संघ है उसके कोच नियुक्त किए गए हैं। अब हम चलते हैं इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर है उनको देख लेते हैं। तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI 2.0 में सर्वोच्च यानी दक्ष में स्थान प्राप्त किया है? तो आपको पता है कि कोई भी स्कूल जो है वो दक्ष के अंदर या कोई भी स्टेट जो है वो दक्ष कैटेगरी के अंदर नहीं आया है। तो इसका आंसर होगा डी, कोई भी नहीं। फिर देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत कौन सी अखिल भारतीय योजना जो है वो लॉन्च की है? तो इसका नाम है मेरा गाँव मेरी धरोहर योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप देखिए कि ए और बी जो है वो दोनों ही कथन सही नहीं है। दोनों ही कथन सही है यहाँ पर। पहली बात तो ये है कि जो सभापति हैं जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा में, तो उन्होंने अपने जो उपाध्यक्ष के पैनल है उसमें 4 महिलाओं को नामित किया, ये हम पढ़ चुके थे। इसमें नागालैंड की एक महिला है जिनका नाम है फांगनान कोन्याक, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये यहाँ से पहली राज्यसभा सांसद भी है नागालैंड की। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट है। फिर देखिए राष्ट्रपति ने 24 जुलाई को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो ये जो है ये जो पुरस्कार है ये डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को जो है वो दिया गया है।
फिर देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बलिदान होने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान में वीसी यशवंत घाटगे संडयाल मेमोरियल का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो इसका अनावरण जो है वो इटली के अंदर मोंटेनो इटली के अंदर इसका जो है वो अनावरण किया गया है। फिर देखिए आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को बढ़ाकर कितना किया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, 6.1 जो है वो इसका अनुमान किया है, ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए फ्रांस ने चैम्प्स एलिसिस पर लगातार दूसरे वर्ष टूर डी फ्रांस जीतने वाले जोनास विंगार्ड किस देश से हैं? तो ये जो है ये डेनमार्क से हैं। फिर देखिए आईआईटी मद्रास के पहले विदेशी कैंपस जिसका नाम जो कि जंजीबार तंजानिया में बनाया जाएगा, उसकी पहली महिला निदेशक जो है किसको नियुक्त किया है? तो ये तो हमने आज ही पढ़ा है, प्रीति अगलियाम को नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखिए 9th नंबर क्वेश्चन को, कौन से देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाले पहले यूरोपीय देश बन गए हैं? तो ये जो है आपका ब्रिटेन जो है वो यहाँ पर पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 23वें शंघाई सहयोग संगठन का वर्चुअल शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में जो है वो आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कितनी दूर भाला फेंककर प्रथम जो स्थान है वो हासिल किया है? तो ये 87.66 मीटर जो है वो इन्होंने यहाँ पर लुसाने डायमंड लीग में भाला फेंका है। फिर देखिए इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस भूभाग पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा? तो ये दक्षिणी भाग पर लैंडिंग करेगा, और ये जो है दक्षिणी भाग पर लैंडिंग करने वाला पहला देश जो है वो यहाँ पर भारत बन जाएगा। कौन सा देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल क्षेत्रीय निकाय मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह की बैठक में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश जो है वो बन गया है? तो आपको पता है अरब देश के अंदर अभी सबसे आगे चल रहा है यूएई, तो यहाँ पर जो है यूएई ने ये स्थान प्राप्त किया है। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित द्विपक्षीय जापान भारत समुद्री अभ्यास जिसका नाम जिमेक्स है, इसका 7वां संस्करण जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो विजाग या विशाखापट्टनम जिसको आप कहते हैं, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। जुलाई 2023 में नियुक्त हुए निम्न पदाधिकारियों का कौन सा जोड़ा असंगत है? तो यहाँ पर देखिए जो मनीष गुप्ता है ये यहाँ पर जो है वो असंगत हैं, बाकी सारे यहाँ पर सही हैं। 16वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारतीय व अमेरिकी नौसेना बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास जिसको साल्वेक्स का कौन सा संस्करण कोची में जो है वो आयोजित किया गया है? तो ये 7वां संस्करण है जिसका आयोजन कोची में किया गया है। प्रधानमंत्री ने शहडोल मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन को आरंभ किया है। इसे देश के सर्वाधिक प्रभावित कितने राज्यों में जिलों में लागू जो है वो किया गया है? तो देखिए इसको 17 राज्य व 278 जिलों के अंदर लागू किया गया है। हालांकि ये भी इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर है नहीं, इतना कोई नहीं पूछता है एग्जाम्स में। ये देख लीजिएगा कि 1 जुलाई 2023 को जो है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन जो है वो स्टार्ट किया गया था मध्य प्रदेश से। तो फ्रेंड्स ये था आज हमारा अगस्त वाली क्रोनोलॉजी, और ये पूरी क्रोनोलॉजी आज कंप्लीट हो चुकी है। कल से हम सितंबर की क्रोनोलॉजी को स्टार्ट करेंगे और जल्दी ही उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, और इस मैगजीन का सितंबर वाली का भी पीडीएफ मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगी। सो आप इस सारी मैगजीन को देखिएगा, शॉर्ट में आपके नोट्स बनाते रहिएगा, और जो भी शॉर्ट में जो चीज़ें हैं उसको जल्दी जल्दी पढ़िएगा और करते रहिए तैयारी। जो भी आपको दिक्कत हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।